अध्याय 22। दफनाने के बाद। महल के कंगूरों के ऊपर गहरे नीले आसमान के टुकड़े दिखने लगे थे, लेकिन आने वाली सुहानी गर्मी के ये संकेत भी हैरी के मूड को नहीं सुधार पाए। वो अपनी दोनों कोशिशों में सफल नहीं हो पा रहा था। वो ना तो किसी भी तरह ये पता लगा पा रहा था कि मैलफॉय क्या कर रहा है, ना ही स्लगहॉर्न के साथ बातचीत करने में कामयाब हो रहा था। आखिर वो स्लगहॉर्न से उस याद को कैसे निकलवाए जो उन्होंने सालों से अपने भीतर दबा रखी थी। हरमाइनी ने हैरी से दृढ़ता से कहा, आखिरी बार कहती हूँ, मैलफॉय को भूल जाओ। वे लोग रॉन के साथ लंच के बाद अहाते के धूप भरे कोने में बैठे थे। हरमाइनी और रॉन जादू मंत्रालय के एक पैम्फलेट को पकड़े हुए थे। अंतर्ध्यान होते समय होने वाली आम गलतियां और उनसे कैसे बचें, उन लोगों का टेस्ट उसी दोपहर को था। बहरहाल उन्हें पैम्फलेट से बहुत ज्यादा मानसिक राहत नहीं मिल पाई। जब एक लड़की मोड़ मुड़ने के बाद अचानक सामने आई तो रॉन चौंक गया और उसने हरमाइनी के पीछे छिपने की कोशिश की। वो लेवेंडर नहीं है, हरमाइनी ने परेशान अंदाज में कहा। रॉन राहत की सांस लेते हुए बोला, ओह अच्छा है हैरी पॉटर, लड़की बोली। मुझसे कहा गया है कि मैं तुम्हें ये दे दूं। धन्यवाद। चर्मपत्र के उस छोटे से टुकड़े को देखकर हैरी का दिल डूब गया। लड़की के दूर जाने के बाद वो बोला, डंबलडोर ने कहा था कि जब तक मैं उस याद को हासिल नहीं कर लेता तब तक अतिरिक्त सबक नहीं होंगे। जब हैरी चर्मपत्र खोल रहा था तो हरमाइनी ने सुझाव दिया, शायद ये पता लगाना चाहते होंगे कि तुमने कितनी प्रगति कर ली है। बहरहाल चर्मपत्र पर डंबलडोर की लंबी सकरी तिरछी लिखाई के बजाय अस्पष्ट सी घिचपिच थी। इसे पढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि स्याही फैलने के कारण चर्मपत्र पर बड़े बड़े धब्बे थे। प्रिय हैरी, रॉन और हरमाइनी, कल रात को एरेगॉग की मृत्यु हो गई। हैरी और रॉन, तुम उससे मिले हो और तुम जानते हो कि वह कितना खास था। हरमाइनी, हम जानते हैं तुम उसे जरूर पसंद करती। अगर तुम लोग आज शाम को उसे दफनाने के लिए यहाँ आ सको तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम ये काम शाम ढलने के समय करना चाहते हैं क्योंकि ये उसका सबसे पसंदीदा समय था। हम जानते हैं कि तुम्हें रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तुम चोगे का इस्तेमाल कर सकते हो। हम तुमसे ऐसा करने को कभी नहीं कहते, लेकिन क्या करें, हम अकेले इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते। हैग्रिड, इसकी तरफ देखो। हैरी ने हरमाइनी को चर्मपत्र थमाते हुए कहा। ओह भगवान के लिए, उसने उस पर जल्दी से निगाह डालते हुए कहा और फिर उसे रॉन की तरफ बढ़ा दिया, जिसने उसे बढ़ती हुई हैरानी के साथ पढ़ा। वो पागल हो गया है, रॉन आवेश से बोला। उस जानवर ने अपने साथियों से कहा था कि वे हैरी और मुझे खा जाएं। उसने कहा था कि वे हमें खत्म कर दें, और अब हैग्रिड हमसे ये उम्मीद करता है कि हम वहां जाकर उस भयंकर बालों वाले शरीर पर झुककर रोएं। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, हरमाइनी ने कहा। वो हमसे रात को महल से बाहर जाने के लिए कह रहा है, हालांकि वो जानता है कि सुरक्षा लाख गुना सख्त हो गई है और अगर हम पकड़े गए तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। हैरी बोला, हम पहले भी तो रात को उससे मिलने गए हैं। हाँ, लेकिन इस तरह के काम के लिए? हरमाइनी बोली, हमने पहले भी हैग्रिड की मदद करने के लिए बाहर जाने का जोखिम लिया है, लेकिन देखो, आखिरकार एरोगॉग मर गया है। अगर ये उसे बचाने का सवाल होता तो मैं और भी नहीं जाना चाहता, रॉन ने दृढ़ता से कहा। तुम उससे नहीं मिली हो हरमाइनी, मेरा यकीन करो, मरने के बाद तो वो फिर भी काफी ठीक दिख रहा होगा। हैरी ने चिट्ठी वापस ली और उस पर उभरे स्याही के धब्बों को घूर कर देखा। साफ दिख रहा था कि चर्मपत्र पर हैग्रिड के बहुत सारे मोटे मोटे आंसू गिरे होंगे। हैरी, तुम जाने के बारे में नहीं सोच सकते, हरमाइनी बोली। इस फालतू चीज के लिए सजा का जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है। हैरी ने आहा भरी। हाँ, मैं जानता हूं, उसने कहा। मुझे लगता है कि हैग्रिड को हमारे बिना ही एरेगॉग को दफन करना पड़ेगा। हाँ, वो कर लेगा, हरमाइनी ने राहत में दिखते हुए कहा। देखो, आज हम सब लोग टेस्ट देने जा रहे हैं, इसलिए काढ़े की क्लास लगभग खाली होगी। ये अच्छा मौका है, तुम सब स्लगहॉर्न को थोड़ा नरम करके देखना। हैरी कटुता से बोला, तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत 97वीं बार में चमक जाएगी? किस्मत?
रॉन ने अचानक कहा, हैरी यही मौका है, खुशकिस्मत बन जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी किस्मत वाले काढ़े का इस्तेमाल करो। रॉन, तुमने सही कहा, हरमाइनी स्तब्ध दिखते हुए बोली। जाहिर है मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। हैरी ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा। उसने कहा, खुशकिस्मती काढ़ा? लेकिन मैं इसे बचा रहा था। किस लिए? रॉन ने हैरानी से पूछा। हैरी, दुनिया में इस याद से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या है? हरमाइनी ने पूछा। हैरी ने जवाब नहीं दिया। उस छोटी सुनहरी शीशी का विचार कुछ समय से उसकी कल्पना की सरहद पर मंडरा रहा था। उसके मन की गहराइयों में अस्पष्ट योजनाएं थीं, जिनमें जिनी और डीन अलग हो रहे थे तथा रॉन जिनी को एक नए बॉयफ्रेंड के साथ देखकर खुश हो रहा था। वो इन बातों को सपने में देख रहा था या जागने और सोने के बीच के तंद्रा वाले समय में? हरमाइनी ने पूछा, हैरी, तुम कहाँ खो गए? क्या? हाँ, जाहिर है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, अगर मैं आज दोपहर को स्लगहॉर्न से कुछ नहीं उगलवा पाया तो मैं थोड़ा सा खुशकिस्मती काढ़ा पी लूंगा और आज शाम को दोबारा कोशिश करूंगा। तो ये पक्का हो गया? हरमाइनी ने तेजी से कहा और उठकर एक शालीन छलांग का प्रदर्शन किया। वो बुदबुदाने लगी। गंतव्य स्थल, संकल्प, एकाग्रता। ओह, रहने दो, रॉन ने उससे आग्रह किया। मैं वैसे ही बीमार सा महसूस कर रहा हूं, जल्दी से मुझे छिपा लो। ये लेवेंडर नहीं है, हरमाइनी ने अधीरता से कहा। जब दो लड़कियां अहाते में आईं और रॉन ने उसके पीछे गोता लगा दिया। बहुत बढ़िया, रॉन ने हरमाइनी के पीछे झांकते हुए कहा। ओह, वे लोग खुश नहीं दिख रही हैं, है ना? हरमाइनी बोली। वे मॉन्टगोमेरी बहनें हैं, जाहिर है वे खुश नहीं दिख रही हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि उनके छोटे भाई के साथ क्या हुआ है? रॉन ने कहा। सच कहूं तो अब मुझे याद ही नहीं रहता है कि किसके रिश्तेदार के साथ क्या हुआ है। देखो, उनके भाई पर एक नर भेड़िए ने हमला कर दिया था। अफवाह यह है कि उनकी मां ने प्राणभक्षियों की मदद करने से इनकार कर दिया था। लड़का सिर्फ 5 साल का था और वो सेंट मंगोस में मर गया। उपचारक उसे बचा नहीं पाए। वो मर गया? हैरी ने सदमे से दोहराया। लेकिन नर भेड़िए मारते तो नहीं हैं, वे तो बस अपने जैसा बना लेते हैं। कई बार वे मार भी देते हैं, रॉन ने कहा, जो अब असामान्य रूप से गंभीर दिखने लगा था। मैंने ऐसा होते सुना है जब नर भेड़िया उन्मत्त हो जाता है। उस नर भेड़िए का नाम क्या था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हरमाइनी बोली, अफवाह है कि उसका नाम फेनरिर ग्रैबैक था। मैं जानता था, वही पागल जो बच्चों पर हमला करना पसंद करता है, जिसके बारे में ल्यूपिन ने मुझे बताया था, हैरी ने गुस्से से कहा। हरमाइनी ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। हैरी, तुम्हें वो याद हासिल करनी ही है, उसने कहा। उससे वोल्डेमार्ट को रोकने में मदद मिलेगी, है ना? ये भयंकर घटनाएं आखिर उसी के कारण तो हो रही हैं। उन्हें महल में ऊपर से घंटी बजती सुनाई दी। हरमाइनी और रॉन उछलकर खड़े हो गए तथा दहशत में देखने लगे। जब वे दोनों प्रवेश हॉल की तरफ जाने लगे, जहां टेस्ट देने जा रहे सभी विद्यार्थी एकत्रित हो रहे थे, तो हैरी उन दोनों से बोला, तुम लोग अच्छा प्रदर्शन करना, गुड लक। तुम्हें भी, हरमाइनी ने अर्थपूर्ण निगाह से देखते हुए कहा, जब हैरी तहखाने की तरफ जाने लगा। उस दोपहर को काढ़े की क्लास में बस 3 ही विद्यार्थी थे, हैरी, अर्नी और ड्रेको मैलफॉय। अभी अंतर्ध्यान होने लायक बड़े नहीं हुए हो, स्लगहॉर्न ने प्यार से कहा। अभी 17 साल के नहीं हुए? उन सभी ने अपने सिर हिलाए। ओह, ठीक है, स्लगहॉर्न ने खुशी से कहा। चूंकि इतने कम लोग हैं, इसलिए हम थोड़ी मजेदार चीज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सभी कोई मजेदार चीज बनाओ। अच्छी बात है सर, अर्नी ने चापलूसी करते हुए कहा और अपने हाथ मलने लगा। दूसरी तरफ मैलफॉय मुस्कुराया तक नहीं। उसने चिढ़ते हुए पूछा, मजेदार से आपका क्या मतलब है? स्लगहॉर्न ने हवाई अंदाज में कहा। ओह, मुझे हैरान करो। मैलफॉय ने चिढ़ते हुए उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक खोली। साफ दिख रहा था कि उसे ये क्लास अपने समय की बर्बादी लग रही थी। हैरी ने उसे अपनी पुस्तक के ऊपर से देखते हुए सोचा, बेशक मैलफॉय समय की इस बर्बादी पर अफसोस कर रहा होगा, क्योंकि इस दौरान वो आवश्यकता कक्ष में अपना काम कर सकता था।
क्या ये उसकी कल्पना थी या फिर मैलफॉय भी टोंक्स की तरह ज्यादा दुबला दिख रहा था? निश्चित रूप से वो ज्यादा पीला तो दिख ही रहा था। उसकी चमड़ी पर भूरी रंगत थी, शायद इसलिए क्योंकि वो आजकल धूप में कम रहता था। लेकिन अब उसमें दंभ या रोमांच या श्रेष्ठता का कोई हवाई अंदाज नहीं था जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में थी, जब उसने वोल्डेमॉर्ट की दिए मिशन के बारे में खुलकर डींगे हाँकी थी। हैरी की राय में इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, मिशन, चाहे वो जो भी था, कामयाब नहीं हो रहा था। इस विचार से खुश होकर हैरी ने उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की अपनी पुस्तक पर सरसरी निगाह डाली और सुख बोध काढ़े को चुना। हाफ ब्लड प्रिंस ने इसमें बहुत से सुधार किए थे। हैरी को लगा कि ये काढ़ा स्लगहॉर्न को मजेदार तो लगेगा ही, लेकिन अगर हैरी का दिल उछल पड़ा जब उसके मन में ये विचार आया, हैरी स्लगहॉर्न को ये काढ़ा चखा सके तो हो सकता है कि वे इतने अच्छे मूड में आ जाएं कि उसे अपनी याद दे दें। जब 1.5 घंटे बाद स्लगहॉर्न ने हैरी की कढ़ाई में धूप जैसा पीला पदार्थ देखा तो उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है सुखबोध काढ़ा है। और ये किसकी खुशबू आ रही है? तुमने पुदीने की जरा सी टहनी भी डाल दी है ना? अपारंपरिक, लेकिन कितनी बढ़िया प्रेरणा थी हैरी। जाहिर है इससे इस काढ़े के कभी कभार होने वाले नुकसान जैसे ज्यादा गाने या नाक मरोड़ने का इलाज हो जाता है। क्या पता तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार कहाँ से आ जाते हैं मेरे बच्चे। जब तक कि हैरी ने पैर से हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक अपने बैग में ज्यादा गहराई तक धका दी। तुम में तुम्हारी माँ के गुण ना आ गए हों? ओह हाँ, हो सकता है, हैरी ने राहत में कहा। अर्नी थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। वो हैरी से एक बार तो जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपने काढ़े को नया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन काढ़ा उसकी कड़ाही की तली में बैंगनी कीचड़ की तरह जम गया था। मैलफॉय पहले ही अपना सामान पैक करने लगा था और चिड़चिड़ा दिख रहा था। स्लगहॉर्न ने उसके हिचकी वाले काढ़े को सिर्फ ठीक कहा था। घंटी बजते ही अर्नी और मैलफॉय तत्काल बाहर निकल गए। सर, हैरी ने शुरू किया, लेकिन स्लगहॉर्न ने तत्काल पीछे देखा। जब उन्होंने देखा कि कमरे में उनके और हैरी के सिवाय कोई नहीं बचा है, तो वे जितनी तेजी से हो सकता था बाहर निकल गए। प्रोफेसर, क्या आप मेरे काढ़े को चखना नहीं? हैरी ने हताशा से कहा, लेकिन तब तक स्लगहॉर्न जा चुके थे। निराश हैरी ने कड़ाही खाली की, अपना सामान पैक किया, तहखाने से बाहर निकला और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए कॉमन रूम की तरफ चल दिया। रॉन और हरमाइनी शाम को लौटे। तस्वीर के छेद में से अंदर घुसते ही हरमाइनी चिल्लाई, हैरी मैं पास हो गई। बहुत बढ़िया, वो बोला। और रॉन? वो फेल हो गया, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा। जब रॉन बहुत दुखी दिखता और लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया, ये सचमुच बदकिस्मती थी, जरा सी चीज। परीक्षक का ध्यान इस तरफ चला गया कि उसकी आधी भौं पीछे छूट गई है। स्लगहॉर्न के साथ कैसा रहा? कोई खुशी की बात नहीं हुई, हैरी ने कहा। जब रॉन उनके पास आया, बदकिस्मती रही दोस्त, लेकिन तुम अगली बार पास हो जाओगे। हम एक साथ टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, रॉन ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आधी भौं, जैसे इससे फर्क पड़ता है। मैं जानती हूं, हरमाइनी ने तसल्ली देते हुए कहा। ये तो सचमुच कठोरता थी। उन्होंने डिनर के वक्त अंतर्ध्यान के प्रशिक्षक को जमकर कोसा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वे दोबारा कॉमन रूम में जाने लगे तो रॉन थोड़ा ज्यादा खुश दिखने लगा। वे अब स्लगहॉर्न की समस्या और याद के बारे में बातचीत कर रहे थे। रॉन ने पूछा, तो हैरी, क्या तुम अब खुशकिस्मती काढ़े का इस्तेमाल करोगे? हाँ, लगता है मुझे करना ही पड़ेगा, हैरी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरे काढ़े की जरूरत होगी। 12 घंटों की खुशकिस्मती की क्या जरूरत है? इस काम में पूरी रात थोड़ी ही लगेगी। मैं बस एक घूंट पी लूंगा, 2-3 घंटे में काम हो जाना चाहिए। इसे पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है, रॉन ने याद करते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे तुम कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हरमाइनी ने हंसते हुए कहा। तुमने इसे कभी पिया ही नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि मैंने इसे पिया है ना? रॉन ने कहा, जैसे वो किसी स्पष्ट चीज को समझा रहा हो। दोनों एक ही बात है।
चूंकि उन्होंने स्लगहॉर्न को अभी अभी बड़े हॉल में दाखिल होते देखा था और उन्हें पता था कि वे डिनर लेने में काफी समय लगाते हैं, इसलिए वे तीनों कुछ देर तक कॉमन रूम में ही रहे। उनकी योजना ये थी कि जब स्लगहॉर्न अपने ऑफिस में पहुंचे तभी हैरी को वहां पहुंच जाना चाहिए। जब डूबता हुआ सूरज अंधेरे जंगल के पेड़ों के ऊपरी हिस्से तक आ गया तो उन्होंने फैसला किया कि समय आ गया है। उन्होंने देखा कि नेविल, डीन और सीमस कॉमन रूम में थे। फिर वे तीनों चोरी से लड़कों के कमरों तक गए। हैरी ने अपने संदूक में रखे मोजे के भीतर से चमकती हुई छोटी शीशी निकाली। पीता हूं, हैरी ने कहा और शीशी को उठाकर उसमें से एक छोटा सा घूंट लिया। हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा, कैसा लग रहा है? हैरी ने एक पल तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अनंत अवसर का खुशनुमा एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे महसूस हुआ कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। स्लगहॉर्न से याद हासिल करना अचानक संभव ही नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत आसान लग रहा था। वो आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। बहुत बढ़िया, उसने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं हैग्रिड के यहाँ जा रहा हूं। क्या? रॉन और हरमाइनी ने दहशत में आते हुए एक साथ कहा। हरमाइनी बोली, नहीं हैरी, तुम्हें स्लगहॉर्न से मिलने जाना है, याद है? नहीं, हैरी ने विश्वास से कहा, मैं हैग्रिड के यहाँ जा रहा हूं। वहां जाने के बारे में मेरे मन में अच्छा महसूस हो रहा है। रॉन ने स्तब्ध दिखते हुए पूछा, तुम्हें एक दैत्याकार मकड़ी को दफनाने के बारे में अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, हैरी ने कहा और अपने बैग में से अदृश्य चोगा निकाल लिया। मुझे लगता है कि मुझे आज रात को वहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है? नहीं, हम नहीं जानते, रॉन और हरमाइनी ने एक साथ कहा, जो अब सचमुच दहशत में आ चुके थे। ये सचमुच खुशकिस्मती काढ़ाई है ना? हरमाइनी ने चिंता से पूछा और शीशी को रोशनी में उठाकर देखा। तुम्हारे पास कहीं एक और छोटी शीशी तो नहीं है जिसमें कोई और काढ़ा भरा हो? पागलपन का काढ़ा, रॉन ने सुझाव दिया। लेकिन तब तक हैरी अपने कंधों पर चोगा डाल चुका था। हैरी हंसा और रॉन तथा हरमाइनी पहले से भी ज्यादा दहशत में आ गए। मेरा यकीन करो, उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, या कम से कम, उसने विश्वास भरे अंदाज में दरवाजे तक जाते हुए कहा, खुशकिस्मती काढ़ा जानता है। उसने अपना अदृश्य चोगा अपने सिर के ऊपर किया और सीढ़ियां उतरने लगा। रॉन और हरमाइनी जल्दी से उसके साथ चल दिए। सीढ़ियों के नीचे हैरी खुले दरवाजे से फिसल गया। तुम उसके साथ ऊपर क्या कर रहे थे? लेवेंडर ब्राउन चीखी। वो हैरी के आर पार रॉन और हरमाइनी को देख रही थी, जो लड़कों के कमरों वाले गलियारे से एक साथ उतरे थे। रॉन अकबका गया और अनाप शनाप बोलने लगा। बहरहाल हैरी तेजी से कमरे के पार चल दिया। तस्वीर के छेद से बाहर निकलना आसान था, क्योंकि जब वो पास पहुंचा तभी जिनी और डीन उसमें से अंदर आए। हैरी उनके बीच से निकल गया। ऐसा करते समय वो जिनी से टकरा गया। मुझे धक्का मत दो डीन, जिनी चिढ़कर बोली। तुम हमेशा ऐसा ही करते रहते हो, मैं अपने आप अंदर आ सकती हूं। तस्वीर हैरी के पीछे झूलकर बंद हो गई, लेकिन इससे पहले उसने डीन को गुस्से में कोई जवाब देते सुना। उसकी सुखद अनुभूति बढ़ गई और वो महल में चलने लगा। उसे चुपके से चलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे रास्ते में कोई भी नहीं मिला। लेकिन इस बात से उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उस शाम को वो हॉगवर्ट्स में सबसे खुशकिस्मत आदमी था। उसे जरा भी पता नहीं था कि हैग्रिड के यहाँ जाने का विचार क्यों सही था। ऐसा लग रहा था कि काढ़ा एक समय में रास्ते की कई सीढ़ियों को रोशन कर रहा था। हालांकि हैरी अंतिम मंजिल नहीं देख सकता था, हालांकि वो ये नहीं देख सकता था कि स्लगहॉर्न इस तस्वीर में कैसे आएंगे, लेकिन वो जानता था कि वो उस याद को हासिल करने के लिए सही तरीका आजमा रहा है। जब वो प्रवेश हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि फिल्च सामने वाले दरवाजे पर ताला लगाना भूल गया है। हैरी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर साफ हवा तथा घास की खुशबू पल भर के लिए नाक में भरी और फिर धुंधलके में सीढ़ियां उतरने लगा। सबसे नीची वाली सीढ़ी पर पहुंचकर उसे लगा कि हैग्रिड के यहाँ जाते समय सब्जी वाली क्यारी से जाना बहुत सुखद रहेगा। क्यारी सीधे सीधे उसके रास्ते में तो नहीं थी, लेकिन हैरी जानता था कि उसे इस सनक पर अमल करना ही चाहिए। इसलिए उसने अपने पैर तत्काल सब्जी की क्यारी की तरफ मोड़ दिए।
जब उसने वहां प्रोफेसर स्लगहॉर्न को प्रोफेसर स्प्राउट से बातचीत करते देखा तो उसे हैरानी नहीं बल्कि खुशी हुई। हैरी पत्थर की एक नीची दीवार के पीछे छिप गया। वो बहुत शांति महसूस कर रहा था और उनकी बातचीत सुन रहा था। समय निकालने के लिए धन्यवाद पोमोना, स्लगहॉर्न शिष्टता से कह रहे थे। अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शाम के धुंधलके में उन्हें तोड़ा जाए तो वे सबसे प्रभावशाली होते हैं। ओह, ये सही है, प्रोफेसर स्प्राउट ने गर्मजोशी से कहा। इतना आपके लिए काफी होगा। बहुत है, स्लगहॉर्न ने कहा। हैरी ने देखा कि उन्होंने पत्ते वाले पौधे अपनी बाह में भर रखे थे। इससे मेरे 3rd ईयर के हर विद्यार्थी को कुछ पत्तियां मिल जाएंगी और कुछ बची रहेंगी, ताकि अगर कोई गलती से ज्यादा पका दे तो काम आ सके। अच्छा, तो गुड इवनिंग और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर स्प्राउट बढ़ते अंधेरे में अपने ग्रीन हाउसों की दिशा में चलनी और स्लगहॉर्न उस तरफ चल दिए जहां हैरी अदृश्य खड़ा था। हैरी के मन में अचानक खुद को प्रकट करने की इच्छा हुई और उसने झटके से अपना चोगा उतार दिया। गुड इवनिंग प्रोफेसर। ओहो हैरी, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, स्लगहॉर्न ने अचानक रुकते हुए कहा और सतर्क हो गए। तुम महल से बाहर कैसे निकले? हैरी ने खुशी से कहा। लगता है फिल्च दरवाजे पर ताला लगाना भूल गया था। उसे स्लगहॉर्न की त्योरियों से भी खुशी हुई। मैं उसका शिकायत करूंगा। मेरे ख्याल से वो सुरक्षा के बजाय कचरे की ज्यादा चिंता करता है। लेकिन तुम बाहर क्यों हो हैरी? सर हैग्रिड के कारण, हैरी ने कहा, जो जानता था कि सच्चाई बताना ही सही नीति थी। वो बहुत दुखी है, लेकिन आप किसी को बताएंगे तो नहीं प्रोफेसर? मैं उसे मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता हूं। स्लगहॉर्न की उत्सुकता तत्काल जाग गई। देखो, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि डंबलडोर हैग्रिड पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो कोई बहुत भयंकर काम नहीं कर रहा होगा। देखिए, एक दैत्याकार मकड़ा था। हैग्रिड बरसों से उसके पास जा रहा था। वो मकड़ा जंगल में रहता था। वो बोल सकता था। मैंने अफवाहें सुनी थीं कि इस जंगल में बोलने वाली दैत्याकार मकड़ियां रहती हैं। स्लगहॉर्न ने जंगल की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तो ये सच है? हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन एरेगॉग नाम के इस मकड़े को हैग्रिड ने सबसे पहले पकड़ा था। वो कल रात को मर गया। हैग्रिड बहुत दुखी है। वो उसे दफन करते समय किसी का साथ चाहता है और मैंने कहा था कि मैं जरूर जाऊंगा। बहुत मर्मस्पर्शी, बहुत मर्मस्पर्शी, स्लगहॉर्न ने ख्यालों में खोते हुए कहा और उनकी बड़ी बड़ी आंखें दूर हैग्रिड के केबिन की रोशनियों पर जमी थीं। दैत्याकार मकड़ी जहर बहुत कीमती होता है उसका। अगर वो जानवर अभी अभी मरा है तो ये सूखा नहीं होगा। जाहिर है मैं कोई असंवेदनशील काम नहीं करना चाहूंगा जिससे हैग्रिड को परेशानी हो, लेकिन अगर उसे हासिल करने का कोई तरीका हो, मेरा मतलब है जिंदा मकड़ी से जहर निकालना तो लगभग असंभव है। स्लगहॉर्न जैसे हैरी के बजाय अब खुद से बातें कर रहे थे। इसे इकट्ठा न करना इसकी भयंकर बर्बादी है। 1 पिंट के 100 गैलियन मिल सकते हैं। सच कहूं तो मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। और अब हैरी को स्पष्ट दिख गया कि उसे क्या करना चाहिए। देखिए, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा ताकि स्लगहॉर्न को विश्वास हो जाए। देखिए प्रोफेसर, अगर आप आना चाहें तो हैग्रिड शायद खुशी होगा। एरेगॉग की विदाई ज्यादा अच्छी तरह हो जाएगी। हाँ, जाहिर है, स्लगहॉर्न ने कहा। उनकी आंखें अब उत्साह से चमकने लगी थीं। हैरी, मैं शराब की 1-2 बोतल लेकर तुमसे वहीं मिलता हूं। हम बेचारे जानवर की सेहत के लिए तो जाम नहीं पी सकते, लेकिन हम उसे दफन करने के बाद उसकी याद में पार्टी करेंगे। और मैं अपनी टाई भी बदल लेता हूं। ये वाली मौके के हिसाब से थोड़ी ज्यादा भड़कीली लगती है। वे तेजी से महल में चले गए और हैरी खुश होता हुआ फुर्ती से हैग्रिड के केबिन की तरफ चल दिया। हाँ, आ जाओ, हैग्रिड ने दरवाजा खोलते हुए धीमी आवाज में कहा और हैरी को अपने सामने अदृश्य चोगे में से निकलते हुए देखा। रॉन और हरमाइनी नहीं आ पाए, हैरी ने कहा, हालांकि उन्हें सचमुच अफसोस है। कोई बात नहीं हैरी, तुम आ गए, यही बात हमारे दिल को छू गई। हैग्रिड जमकर सुबका
उसने एक काला आर्म बैंड बना लिया था जो बूट पॉलिश में डूबे चिथड़े जैसा लग रहा था। उसकी आंखें फूली हुई, सूजी हुई और लाल थीं। हैरी ने उसे तसल्ली देते हुए उसकी कोहनी थपथपाई, क्योंकि उसका हाथ हैग्रिड के शरीर पर आसानी से इससे ऊपर नहीं पहुंच सकता था। हम उसे कहाँ दफना रहे हैं? उसने पूछा। जंगल में? ओह नहीं, हैग्रिड ने अपनी शर्ट के निचले हिस्से से आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहा। एरेगॉग के जाने के बाद बाकी मकड़ियां हमें आसपास नहीं आने दे रही हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी के आदेश के कारण वे हमें नहीं खाती थीं। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो, हैरी? सच्चा जवाब हाँ था। हैरी को बड़ी आसानी से वो भयंकर दृश्य याद आ गया जब उसका और रॉन का उन मकड़ियों से आमना सामना हुआ था। उसके सामने ये बात बहुत साफ थी कि सिर्फ एरेगॉग ही उन्हें हैग्रिड को खाने से रोक रहा था। पहले जंगल का कोई इलाका नहीं था जहां हम नहीं जा सकते हों। हैग्रिड ने अपना सिर हिलाया। हम तुम्हें बता दें, एरेगॉग के शरीर को वहां से लाना आसान नहीं था। वे लोग आम तौर पर मरने वालों को खा लेते हैं, लेकिन हम उसे अच्छी तरह दफनाना चाहते थे, सही तरीके से। वो दोबारा सुबकने लगा और हैरी ने एक बार फिर उसकी कोहनी थपथपाने का सिलसिला जारी रखा। ऐसा करते समय उसने कहा, क्योंकि काढ़ा उसे बता रहा था कि यही करना सही रहेगा। हैग्रिड, जब मैं यहां आ रहा था तो प्रोफेसर स्लगहॉर्न मुझे रास्ते में मिल गए थे। तुम मुश्किल में तो नहीं फंस गए ना? हैग्रिड ने दहशत में ऊपर देखते हुए कहा। हम जानते हैं तुम्हें रात को महल से बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी गलती है। हैरी बोला। नहीं, जब उन्होंने सुना कि मैं क्या कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वे भी एरेगॉग के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यहां आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे कपड़े बदलने गए हैं और उन्होंने कहा था कि वे कुछ बोतलें भी ले आएंगे ताकि हम एरेगॉग की याद में पी सकें। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया? हैग्रिड ने हैरानी से कहा। यह स्पष्ट था कि यह बात भी उसके दिल को छू गई थी। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और तुम्हें पकड़ा भी नहीं। हमारा पहले कभी हॉरेस स्लगहॉर्न से ज्यादा पाला नहीं पड़ा है। एरेगॉग को दफनाने आ रहे हैं। वाह, एरेगॉग को यह बात पसंद आई होती। हैरी ने मनी मन सोचा कि एरेगॉग को स्लगहॉर्न के बारे में सिर्फ यही बात पसंद आई होती कि उनके शरीर में बहुत सारा गोश्त था जिसे वो खा सकता था। फिर हैरी हैग्रिड के केबिन के पीछे वाली खिड़की के पास गया, जहां से उसने ये भयंकर दृश्य देखा कि बाहर विशाल मृत मकड़ा पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके पैर मुड़े और उलझे हुए थे। हैग्रिड, क्या हम उसे तुम्हारे बगीचे में दफनाएंगे? हमने सोचा था कद्दू वाली क्यारी से थोड़ा सा आगे, हैग्रिड ने रुंधी आवाज में कहा। हमने कब्र खोद ली है। बस सोचा था कि हम उसके बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे, सुखद यादें। तुम तो जानते ही हो। उसकी आवाज कांपने लगी और टूट गई। दरवाजे पर एक दस्तक हुई और हैग्रिड दरवाजे की तरफ गया। चलते चलते उसने अपनी नाक बड़े धब्बेदार रूमाल पर साफ की। स्लगहॉर्न जल्दी से अंदर आए। उनके पास कई बोतलें थीं और वे एक गहरा काला दुशाला पहने थे। हैग्रिड, उन्होंने दुख भरी भारी आवाज में कहा, तुम्हें जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसके बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यह आपका बड़प्पन है, हैग्रिड ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, और हैरी को सजा ना देने के लिए भी धन्यवाद। कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, स्लगहॉर्न ने कहा। दुखद रात है, दुखद रात है। बेचारा जानवर कहाँ है? वहां बाहर है, हैग्रिड ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो क्या हम ये काम कर दें? वे तीनों पीछे वाली बगीचे में पहुंच गए। चांद पेड़ों के पीछे से पीला चमक रहा था। चांदनी और हैग्रिड की खिड़की से आती रोशनी एरेगॉग की लाश को चमका रही थी, जो एक विशाल गड्ढे के किनारे पर पड़ी थी। पास में ही 10 फुट ऊंचा मिट्टी का ताजा खुदा ढेर लगा था। बहुत बढ़िया, स्लगहॉर्न ने मकड़े के सिर के पास जाते हुए कहा, जहां 8 दूधियां आंखें आसमान को सूनेपन से ताक रही थीं और 2 विशाल मुड़ी हुई चिमटियां चांदनी में चमक रही थीं। जब स्लगहॉर्न चिमटियों के ऊपर के बालों भरे सिर को गौर से देखने के लिए झुके तो हैरी को बोतलों की हल्की सी खनक सुनाई दी। हैग्रिड ने आंसू बहाते हुए स्लगहॉर्न की पीठ के पीछे से कहा, हर व्यक्ति उनकी सुंदरता की कदर नहीं करता है।
होरेस, हमें पता नहीं था कि आप एरेगॉग जैसे प्राणियों में दिलचस्पी रखते हैं। दिलचस्पी? हैग्रिड, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, स्लगहॉर्न ने लाश से पीछे हटते हुए कहा। हैरी को उनके चोगे के नीचे एक बोतल की चमक गायब होते दिखी। हालांकि हैग्रिड एक बार फिर अपनी आंखें पोंछ रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाया। अब क्या हम दफनाने की रस्म शुरू करें? हैग्रिड ने सिर झुकाया और आगे बढ़ा। उसने दैत्याकार मकड़े को अपने हाथों से धकाया और एक जबरदस्त हुंकार के साथ अंधेरे गड्ढे में लुढ़का दिया। मकड़ा भयंकर आवाज के साथ नीचे जाकर टकराया। हैग्रिड दोबारा रोने लगा। जाहिर है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह जानते थे, स्लगहॉर्न ने कहा, जो हैरी की तरह ही हैग्रिड की कोहनी से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन उसी को थपथपाते जा रहे थे। मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हैरी ने सोचा कि स्लगहॉर्न के पास एरेगॉग का बहुत सारा अच्छा जहर पहुंच गया होगा, क्योंकि उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था जब वे गड्ढे किनारे तक पहुंचकर धीमी प्रभावशाली आवाज में बोले, अलविदा एरेगॉग, मकड़ों के शहंशाह। तुम्हारी जान पहचान वाले तुम्हारी लंबी और वफादार दोस्ती कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा जंगल के अपने घर की शांति में मंडराती रहेगी। तुम्हारे कई आंखों वाले वंशज हमेशा फलते फूलते रहें और तुम्हारे इंसानी दोस्तों को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति मिले। आपने बहुत सुंदर बात कही, हैग्रिड चीखा और मिट्टी के ढेर पर गिरकर पहले से भी ज्यादा तेजी से रोने लगा। अरे अरे, स्लगहॉर्न ने अपनी छड़ी लहराई, जिससे मिट्टी का बड़ा ढेर उठा और मरे हुए मकड़े के ऊपर धमाके से गिरा। गड्ढा भर गया और एक साफ टीला बन गया। अब हम अंदर चलते हैं और उसके सम्मान में कुछ पी लेते हैं। हैरी, उसकी दूसरी तरफ रहो। हाँ, ऐसे। चलो उठो हैग्रिड, बहुत बढ़िया। उन्होंने हैग्रिड को टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठा दिया। दफनाने के दौरान फैंग अपनी बास्केट में छिपा था। अब वो उनकी तरफ हल्के से चलता हुआ आया और उसने हमेशा की तरह अपना भारी सिर हैरी की गोद में रख दिया। स्लगहॉर्न ने शराब की एक बोतल खोल ली। मैंने इन सभी में जहर की जांच कर ली है, उन्होंने हैरी को आश्वस्त करते हुए कहा, और पहली बोतल का ज्यादातर हिस्सा हैग्रिड की बाल्टी के आकार के मग में डालकर उसे दे दिया। तुम्हारे दोस्त रूपर्ट के साथ जो हुआ था, उसके बाद मैं एक घरेलू जिन्न को हर बोतल में से चखा कर देखता हूं। हैरी के मन में कल्पना आई कि अगर हरमाइनी को घरेलू जिन्नों के साथ इस तरह के सलूक की खबर लग गई तो उसके चेहरे पर कैसा भाव आएगा। उसने फैसला किया कि वो उसे ये बात कभी नहीं बताएगा। एक हैरी के लिए, स्लगहॉर्न ने दूसरी बोतल को 2 मगों में डालते हुए कहा, और एक मेरे लिए। अच्छा, उन्होंने अपने मग को ऊंचा उठाते हुए कहा, एरेगॉग के नाम पर। एरेगॉग, हैरी और हैग्रिड ने एक साथ कहा। स्लगहॉर्न और हैग्रिड ने जमकर पी। बहरहाल हैरी का रास्ता खुशकिस्मती काढ़े ने रोशन कर रखा था। वो जानता था कि उसे नहीं पीना चाहिए, इसलिए उसने घूंट भरने का नाटक किया और इसके बाद मग को अपने सामने वाली टेबल पर रख दिया। हैग्रिड ने उदासी से कहा, जानते हैं, हमने उसे अंडे से पैदा किया था। जब वो बाहर आया था तो इतना सा था, पिल्ले जितना बड़ा था। अच्छा, स्लगहॉर्न ने कहा, हम उसे स्कूल की एक अलमारी में रखा करते थे जब तक कि... ओह, हैग्रिड का चेहरा काला पड़ गया और हैरी इसका कारण जानता था। टॉम रिडल ने हैग्रिड को चालाकी से स्कूल से बाहर निकलवा दिया था। उसने हैग्रिड पर रहस्यमय तहखाना खोलने का दोष मढ़ दिया था। बहरहाल ऐसा लग रहा था जैसे स्लगहॉर्न सुन ही नहीं रहे थे। वे तो छत की तरफ देख रहे थे, जहां बहुत से पीतल के बर्तन लटके थे और चमकदार सफेद बालों की एक लंबी रेशमी रस्सी भी लटक रही थी। हैग्रिड, कहीं ये यूनिकॉर्न के बाल तो नहीं हैं? ओह हाँ, हैग्रिड ने उदासीनता से कहा, उनकी पूंछों से निकल जाते हैं। आप जानते हैं, जंगल की शाखाओं में लटके रहते हैं। लेकिन हैग्रिड, क्या तुम जानते हो कि ये कितने कीमती होते हैं? जब कोई जानवर घायल हो जाता है तो मैं इनका इस्तेमाल पट्टी बांधने के लिए करता हूं। हैग्रिड कंधे उचकाते हुए बोला, ये बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत मजबूत। स्लगहॉर्न ने अपने मग से एक लंबा घूंट लिया और सावधानी से केबिन में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। हैरी जानता था कि वे और कीमती चीजों की तलाश कर रहे थे, जिनसे वे गैलियन कमा सकें और उनका उपयोग पुरानी शराब, पाइनएप्पल, टॉफियों तथा मखमल के जैकेटों को खरीदने के लिए कर सकें।
उन्होंने हैग्रिड और अपना मग दोबारा भरने के बाद उससे पूछा कि जंगल में इन दिनों कौन से प्राणी रहते हैं और हैग्रिड उनकी कितनी अच्छी तरह देखभाल करता है। हैग्रिड शराब और स्लगहॉर्न की चापलूसी भरी दिलचस्पी से फूल गया था। उसने अब अपनी आंखें पोंछना बंद कर दी और काष्ठ जीवों के पालन पोषण के बारे में विस्तार से बताने लगा। इस मोड़ पर खुशकिस्मती काढ़ी ने हैरी को एक हल्का सा झटका दिया। उसने देखा कि स्लगहॉर्न जो बोतलें लाए थे वे खत्म हो रही थीं। हैरी ने अब तक बिना जोर से बोले पुनः भराव सम्मोहन नहीं किया था, लेकिन हैरी ने मन में सोचा, आज रात को सब कुछ संभव है। हैग्रिड और स्लगहॉर्न की नजर बचाकर जो ड्रैगन के अंडों के गैर कानूनी व्यापार की कहानियां सुनाने में जुटे थे, हैरी ने अपनी छड़ी टेबल के नीचे रखी खाली बोतलों की तरफ की, जिससे वे तत्काल दोबारा भर गईं। एक आध घंटे बाद हैग्रिड और स्लगहॉर्न अजीब से लोगों और चीजों के नाम पर जाम पीने लगे थे। हॉगवर्ट्स के नाम पर, डंबलडोर के नाम पर, घरेलू जिन्नों की बनाई शराब के नाम पर और हैरी पॉटर के नाम पर। हैग्रिड चीखा जब उसने अपनी 14वीं बाल्टी की शराब खाली करते हुए अपनी ठुड्डी पर छलका ली। हाँ, सचमुच, स्लगहॉर्न ने थोड़ी भारी आवाज में कहा। पैरी ऑटर, चुनिंदा जादूगर, जिसमें देखो कोई खास बात है। उसने बुदबुदाते हुए अपना मग भी खाली कर दिया। उसके कुछ समय बाद ही हैग्रिड की आंखों में दोबारा आंसू आ गए और उसने यूनिकॉर्न के बालों का पूरा गुच्छा स्लगहॉर्न को दे दिया, जो उसे लेकर जेब में रखते हुए चिल्लाए, दोस्ती के नाम पर, उदारता के नाम पर, 10 गैलियन वाले एक बाल के नाम पर। और इसके कुछ समय बाद हैग्रिड और स्लगहॉर्न एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे थे और एक मरे हुए जादूगर ओडो के बारे में एक दुख भरा गीत गा रहे थे। ओह, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, हैग्रिड बुदबुदाया और टेबल पर नीचे झुक गया। उसकी आंखें थोड़ी महंगी हो गई थीं, लेकिन स्लगहॉर्न आगे भी गाते रहे। हमारे डैडी की जाने की उम्र नहीं थी, ना ही तुम्हारे मम्मी डैडी की थी, हैरी। हैग्रिड की आंखों के कोनों से दोबारा मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। उसने हैरी का हाथ पकड़कर उससे हाथ मिलाया। अपने समय के सबसे अच्छे जादूगर और जादूगरनी थे। भयंकर चीज, भयंकर चीज, स्लगहॉर्न ने दुखी आवाज में गाया। और ओडो हीरो वे उसे उठा कर घर लाए, उस जगह पर जहां उसने बचपन गुजारा था। उन्होंने उसका हैट उल्टा करके उसे कब्र में लिटा दिया और उसकी छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, जो दुखद था। भयंकर, हैग्रिड ने हुंकार भरी और उसका बड़ा खिचड़ी सिर उसकी बाहों पर एक तरफ लुढ़क गया। वो सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। माफ करना, स्लगहॉर्न ने हिचकी लेते हुए कहा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी गाना सही नहीं गा सकता। हैग्रिड आपके गाने के बारे में नहीं बोल रहा था, हैरी ने धीरे से कहा। वो तो मेरे मम्मी डैडी के बारे में बोल रहा था। ओह, स्लगहॉर्न ने एक बड़ी डकार को रोकते हुए कहा। ओहो डियर, हाँ, वो सचमुच भयंकर था, सचमुच भयंकर था, भयंकर, भयंकर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। उनका मग दोबारा भरता रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो घटना याद होगी, हैरी, उन्होंने अजीब तरीके से कहा। हैरी ने अपनी आंखें हैग्रिड के भारी खर्राटों से हिलती मोमबत्ती की लपट पर जमाते हुए कहा, नहीं, देखिए, जब वे मरे थे तब मैं 1 साल का था, लेकिन अब मुझे काफी कुछ पता चल चुका है कि क्या हुआ था। मेरे डैडी की मौत पहले हुई थी। क्या आप ये बात जानते हैं? मैं नहीं जानता, स्लगहॉर्न ने दबी हुई आवाज में कहा। हैरी बोला, हाँ, वोल्डेमार्ट ने उनकी हत्या की थी और फिर उनकी लाश को लांघकर मेरी मां की तरफ बढ़ा था। स्लगहॉर्न जोर से कांपे, लेकिन वे अपनी दहशत भरी निगाह हैरी के चेहरे से नहीं हटा पाए। उसने मेरी मां से रास्ते से हट जाने को कहा था। हैरी ने स्लगहॉर्न की दहशत को नजरअंदाज करते हुए निष्ठुरता से आगे कहा। उसने मुझे बताया था कि मेरी मां को मरने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ मुझे मारना चाहता था। वे भाग सकती थी। ओह, स्लगहॉर्न ने सांस खींचते हुए कहा, वो उसे जरूरत नहीं थी। ये भयानक है, ये भयानक है ना? हैरी ने कहा। अब उसकी आवाज फुसफुसाहट के स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वे हिली तक नहीं। डैडी पहले ही मर चुके थे, लेकिन वे मुझे नहीं मरने देना चाहती थीं।
उन्होंने वोल्डेमार्ट से आग्रह किया, लेकिन वो बस हंस दिया। बस बहुत हो गया, स्लगहॉर्न ने अचानक कहा और एक कांपता हुआ हाथ उठाया। सचमुच मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हो गया। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता। मैं भूल गया था। हैरी ने झूठ बोल दिया, क्योंकि खुशकिस्मती काढ़ा उसे रास्ता दिखा रहा था। आपको वे पसंद थीं, है ना? पसंद थीं? स्लगहॉर्न ने कहा और उनकी आंखों में अब दोबारा आंसू भर आए थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जो भी उससे मिला हो वो उसे पसंद ना करे। बहुत बहादुर, बहुत मजेदार, ये सबसे भयंकर चीज थी। लेकिन आप उनके बेटे की मदद नहीं करेंगे, हैरी ने कहा। उन्होंने मेरी खातिर अपनी जान दी थी, लेकिन आप एक याद भी नहीं देंगे। हैग्रिड के खर्राटे केबिन में गूंज रहे थे। हैरी ने स्लगहॉर्न की आंसू भरी आंखों में देखा। वे दूसरी तरफ नहीं देख पाए। ऐसा मत कहो, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वो याद तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। वो याद फायदा कर सकती है, हैरी ने स्पष्टता से कहा। डंबलडोर को जानकारी की जरूरत है, मुझे जानकारी की जरूरत है। वो जानता था कि वो सुरक्षित है। खुशकिस्मती काढ़ा उसे बता रहा था कि स्लगहॉर्न को सुबह तक इसमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा। स्लगहॉर्न की आंखों में देखते हुए हैरी थोड़ा आगे झुका। मैं चुनिंदा जादूगर हूं, मुझे उसे मारना है, मुझे उस याद की जरूरत है। स्लगहॉर्न का चेहरा पहले से ज्यादा पीला हो गया। उनका माथा पसीने से चमकने लगा। तुम चुनिंदा जादूगर हो? जाहिर है मैं हूं, हैरी ने धीरे से कहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो। दरअसल तुम मुझसे ये मांग रहे हो कि मैं उस जादूगर को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करूं। क्या आप उस जादूगर को नष्ट करना नहीं चाहते जिसने लिली इवांस की हत्या की है? हैरी, जाहिर है मैं चाहता हूं, लेकिन आप बुरी तरह डरे हुए हैं कि उसे पता चल जाएगा कि आपने मेरी मदद की थी। स्लगहॉर्न ने कुछ नहीं कहा। वे आतंकित लग रहे थे। प्रोफेसर, मेरी मां की तरह बहादुर बनिए। स्लगहॉर्न ने अपना मोटा हाथ उठाया और कांपती उंगलियों को मुंह पर रख लिया। पल भर के लिए वे किसी बड़े बच्चे की तरह दिखने लगे। मुझे गर्व नहीं है, वे अपनी उंगलियों के बीच से फुसफुसाए। मुझे उस बात पर शर्म आती है जो उस याद में है। मुझे लगता है कि उस दिन मैंने बहुत गलत काम कर दिया था। वो याद मुझे देकर आप उसका हिसाब बराबर कर सकते हैं, हैरी ने कहा। यह बहुत साहसिक और महान काम होगा। हैग्रिड नींद में ही हिला और फिर खर्राटे लेने लगा। स्लगहॉर्न और हैरी हिलती हुई मोमबत्ती के ऊपर से एक दूसरे को घूरते रहे। एक बहुत लंबी खामोशी छा गई, लेकिन खुशकिस्मती काढ़े ने हैरी को बता दिया कि वो उसे तोड़ने के बजाय इंतजार करे। फिर बहुत धीरे धीरे स्लगहॉर्न ने अपनी जेब में हाथ डालकर छड़ी बाहर निकाली। उन्होंने अपना दूसरा हाथ चोगे में डालकर एक छोटी खाली शीशी निकाली। अब भी हैरी की आंखों में देखते हुए स्लगहॉर्न ने अपनी छड़ी की नोक अपने माथे से लगाई और उसे खींच लिया, जिससे याद का एक लंबा चांदी जैसा धागा भी नोक से चिपक कर निकल आया। ये याद लंबी और लंबी खिंचती रही, जब तक कि ये टूट नहीं गई और छड़ी से झूलने नहीं लगी। स्लगहॉर्न ने इसे शीशी में भर दिया, जहां ये कुंडलियां बनाने लगी, फिर फैलकर गैस की तरह घुमड़ने लगी। उन्होंने कांपते हाथ से शीशी का ढक्कन लगाया और फिर हैरी को शीशी दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, तुम अच्छे लड़के हो, प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने कहा, और आंसू उनके मोटे गालों से बहते हुए उनकी मूंछ में जा रहे थे। और तुम्हारी आंखें उसके जैसी हैं। इसे देखने के बाद मेरे बारे में ज्यादा गलत मत सोचने लगना। इतना कहने के बाद उन्होंने भी अपना सिर अपनी बाहों पर टिकाया, एक गहरी आह भरी और सो गए।